दौड़ा। एक दोधारी कुल्हाड़ी पकड़े हुए मोमोसागी की ओर दौड़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं, वह होंठ चाट रहा था। बॉस, ईशान जरूर एक महिला वाइस एडमिरल को अपना साथी बनाना चाहता होगा, है ना? ऐसा कहते हुए कैदी मोमोसागी को पकड़ने के इरादे से आगे बढ़ा। मोमोसागी ने ठंडी सांस ली, अचानक अपनी तलवार निकाली और अति आत्मविश्वासी कैदी को काट डाला, फिर भागते हुए अन्य कैदियों से भिड़ गई। ये कैदी उसके मुकाबले कैसे हो सकते थे? वे एक एक करके उसकी तलवार से गिरते गए और कुछ बदकिस्मत तो गलती से नीचे मैग्मा के कुंड में भी गिर गए। पीछे हटो, मोमोसागी ने मरीन और जेल गार्डों को चिल्लाते हुए कहा। तीसरी मंजिल पर वापस जाओ। हाँ, मरीन ने उत्तर दिया, फिर मोमोसागी का पीछा किया, लड़ते हुए और लिफ्ट की ओर पीछे हटते हुए। चौथी मंजिल पर तो ठहरना मुश्किल था। ईशान और उसका समूह उसकी कल्पना से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। फिलहाल वे बस तीसरी मंजिल पर जा सकते थे और उम्मीद कर सकते थे कि मैगलन ने वहां पहले से ही इंतजाम कर लिया होगा। मरीन और जेल गार्ड लिफ्ट में घुस गए और तीसरी मंजिल की ओर निकल पड़े, जबकि मोमोसागी पीछे की ओर गार्ड की भूमिका में रहे और लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर कैदियों से भिड़ गए। कैदी आगे की ओर भागते रहे, लेकिन मोमोसागी ने उन्हें तेजी से नीचे गिरा दिया। कुछ ही देर में वे फर्श पर गिर पड़े। जैसे ही मरीन्स ने अपनी निकासी पूरी की और मोमोसागी लिफ्ट में प्रवेश करने ही वाली थी कि अचानक ऊपर से एक काली आकृति ने उस पर हमला कर दिया। मोमोसागी ने अपनी तलवार से उसे रोका, लेकिन एक जबरदस्त बल महसूस किया, जिससे वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। यह मगरमच्छ था। उसका निचला शरीर सीधे रेत में बदल गया, भीड़ को चकमा देते हुए, और अपने छिपे हुए ब्लेड के वार से मोमोसागी की ओर उड़ गया। मोमोसागी उससे उलझना नहीं चाहती थी। हमले को रोकने के बाद वह पीछे हटी और तेजी से लिफ्ट में घुस गई और जल्दी से दरवाजे बंद कर दिए। उसने सोचा था कि मगरमच्छ लिफ्ट में उसके पीछे आएगा, इसलिए वह अंदर ही उससे निपटने के लिए तैयार थी। लेकिन मगरमच्छ चालाक था। उसने मिस्टर 3 की मोम की दीवार में से देख लिया था कि मोमोसागी ने उसके मैग्मा तूफान को कैसे शांत किया था। मोमोसागी की क्षमताओं को समझे बिना वह लिफ्ट की सीमित जगह में घुसने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। इसलिए उसने मोमोसागी को जाने दिया। मालिक। उसी समय एक कोठरी के किनारे से मगरमच्छ को आवाज दी गई। मैगेलन जाग गया है। मगरमच्छ ने मुड़कर देखा तो पास की जेल की कोठरी में मिस्टर 1 की आकृति दिखाई दी। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ और उसने पूछा, मैं अब जाने वाला हूं। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? बिल्कुल, गंजे मिस्टर 1 ने अपने हाथों की बेड़ियों की ओर इशारा किया। मैं खुद बहुत बोर हो रहा हूं। पास के कुछ कैदियों ने उनकी बातचीत सुन ली, जल्दी से चाबियां ढूंढ लीं, कोठरी का दरवाजा खोला और मिस्टर 1 को रिहा कर दिया। ईशान उसी समय वहां पहुंचा और मिस्टर 1 को देखकर खुद को रोक नहीं सका और पूछा, आप हमारे साथ पहले क्यों नहीं आए? मैं बाहर आने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहता था कि बॉस तुम्हारे साथ आ रहे हैं। मिस्टर 1 ने ईशान की ओर देखा और जवाब दिया। अब तुम्हें उसे बड़ा बॉस कहना चाहिए। मगरमच्छ ने ईशान की ओर इशारा किया। मिस्टर 1 को अंदाजा था कि छठी मंजिल पर क्या हुआ होगा, फिर भी उसने सिर हिला दिया। नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही बॉस है। ईशान ने मिस्टर 1 को हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी मगरमच्छ के प्रति इतना वफादार होगा, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मगरमच्छ तो अब उसका पीछा कर ही रहा था। इससे क्या फर्क पड़ता था कि वह आदमी किसे बॉस कहता है? वाइस एडमिरल गियोन के आगमन ने ईशान को चौंका दिया।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि नौसेना का अतिरिक्त बल इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। इसके अलावा यह तथ्य कि गियोन जेल की चौथी मंजिल पर व्यवस्थाओं के लिए उपस्थित हो सकता था, इसका मतलब था कि बाहर एनेल की कमान वाला मरीन जहाज शायद कब्जा कर लिया गया होगा। दूसरे शब्दों में, उन्हें यहां लाने वाला युद्धपोत शायद डूब गया होगा। यह अच्छी खबर नहीं थी। हालांकि ईशान ने उस युद्धपोत के जरिए वहां से निकलने की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी मरीन द्वारा उसे डुबोए जाने से उसे चिढ़ हो रही थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता था। एनेल के मामले में ईशान चिंतित नहीं था। वह जानता था कि एनेल को क्यों पकड़ा गया था। एडमिरल किजारू से टक्कर लेने में सक्षम होने के बावजूद वह वाइस एडमिरल गियोन के हाथों हार गया। संभवतः उसकी क्षमताएं निष्प्रभावी हो गई थीं। फिर भी गियोन एनेल को तुरंत फांसी नहीं देगा। हालांकि उसे जेलरों के हाथों कष्ट उठाना पड़ सकता था, ईशान बाद में उसे छुड़ा सकता था। एनेल में आर्मामेंट हकीकी कमी थी, जो हमेशा से उसकी कमजोरी रही है। शायद इस घटना के बाद ईशान उसे ठीक से प्रशिक्षित करने का समय निकाल पाता। किसी नाजुक मौके पर गेंद गिराना एक कुशल योद्धा की निशानी नहीं होती। ईशान लड़के, आगे क्या? इवानकोव ने ईशान के पास पहुंचते हुए पूछा। ऊपर की ओर बढ़ते रहो। बिल्कुल। हमारी मौजूदा ताकत के साथ हमें किसी रणनीति की जरूरत नहीं है। हम बस आगे बढ़ेंगे। ईशान मुस्कुराया। वाइस एडमिरल गियोन थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं, लेकिन वो अकेले हमें नहीं रोक सकती। उनकी शक्ति अब ड्रेसरोसा के दिनों की तुलना में कमजोर नहीं थी, इसलिए उन्हें केवल संघर्ष करके बाहर निकलने की आवश्यकता थी। और वो रहा मैगलन। मिस्टर एक अचानक बोल पड़ा। मैंने उसे जागते देखा। कोई बात नहीं, अगर मैं मैगलन को एक बार हरा सकता हूं तो उसे दोबारा भी हरा सकता हूं। ईशान ने सिर हिलाया। इम्पेल डाउन अब हमें जाने से नहीं रोक सकता। उह! ईशान के आत्मविश्वास भरे शब्द सुनकर कैदी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जेल से भागने और आजादी पाने की उम्मीद उनकी आंखों के सामने थी, जिससे वे बेहद खुश थे। दूसरी ओर बंटी मुस्कुराया। चलो पहले बाहर निकलने पर ध्यान देते हैं। वाइस एडमिरल गियोन के प्रकट होने का मतलब है कि जिस जहाज से तुम भागने की योजना बना रहे थे, वह निश्चित रूप से नष्ट हो गया है। ऐसे में हमें खुद ही निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। यह सुनकर ईशान खुद को बंटी को अजीब नजरों से देखने से रोक नहीं पाया और फिर बोला, ठीक है, अब जब तुमने जिक्र किया है तो मुझे अचानक याद आ गया। अगर हमारा युद्धपोत डूबा था तो तुम्हारा बिग टॉप भी शायद डूबा होगा। बंटी हक्का बक्का रह गया, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या क्या कह रहे हो? मेरे जहाज का इससे क्या लेना देना है? काबाजी ने घबराकर हाथ उठाया। कैप्टन बंटी, जब हम यहां आए थे तो हम बिग टॉप पर सवार थे, लेकिन जब इम्पेल डाउन के बाहर पानी में कैप्टन ईशान और उनके दल से हमारा सामना हुआ तो हम उनके पीछे पीछे यहां आ गए, इसलिए मेरा जहाज। बंटी यह भयानक खबर सुनकर हक्का बक्का रह गया। फिर मानो पागल हो गया हो, उसने ईशान का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाया, मुझे पता था, तुमसे मिलना कभी भी अच्छी किस्मत नहीं लाता। उसने सोचा था कि इस बार उसे आखिरकार राहत मिलेगी, लेकिन ईशान ने फिर उसे बचा लिया। लेकिन यह गलतफहमी निकली। बंटी को लगा कि उसका पूरा दुखी जीवन ईशान द्वारा किए गए धोखे की एक लंबी श्रृंखला थी, और इस तरह की धोखाधड़ी ने उसे जीवन और मृत्यु के बीच लटका दिया था। बंटी फूट फूट कर रोया। दरअसल कई समुद्री लुटेरों को अपने समुद्री जहाज़ों से खास लगाव होता था, खासकर जब वे उनके साथ ज्यादा समय बिताते थे।
ईशान अपने जहाज के प्रति उसकी भावनाओं को समझता था, इसलिए वह समझ गया कि उसने उसका कॉलर क्यों पकड़ा था। उसे थपथपाकर विदा करने के बाद ईशान ने कहा, जहाज तो बस एक संपत्ति है। जब तक तुम जिंदा हो यही मायने रखता है। मुझे देखो, मेरे पास कभी कोई खास समुद्री लुटेरा जहाज नहीं रहा और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। बंटी ने मन ही मन सोचा, क्या मैं अपनी तुलना तुमसे कर सकता हूं? तुम तो बस जहाजों पर मुफ्तखोरी करने वाले इंसान हो। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद समूह कई समूहों में विभाजित होकर लिफ्ट से तीसरे स्तर पर चला गया। हालांकि जब ईशान और अन्य लोग पहले बैच के रूप में तीसरे तल पर पहुंचे और लिफ्ट का दरवाजा खोला, तो उन्हें एक बार फिर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। जेल का पूरा तीसरा तल मैगलन की जहरीली गैस से भर गया था। यहां तक कि जमीन भी बैंगनी जहर से ढकी हुई थी। जल्दी करो, गैस मास्क पहन लो। मिस्टर एक के पहले दिए गए रिमाइंडर की बदौलत ईशान और बाकी लोग कुछ गैस मास्क ढूंढने में कामयाब रहे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जेल के पहरेदारों ने उन्हें पहले ही खदेड़ दिया था, इसलिए कुछ ही मास्क बचे थे जो किसी अनजान कोने में मिले। वे सिर्फ जयदेव, मगरमच्छ और कुछ अन्य मुख्य लड़ाकों को ही मास्क दे पाए। बाकी लोगों को पहले चौथे स्तर पर लौटना था। अंत में केवल ईशान, ईवा, मगरमच्छ और जयदेव ही बचे। ईशान ने खुद पर 4 स्वर्गों के प्रतिरोध की एक ढाल डाल ली और एक हल्की रोशनी ने उसे घेर लिया, जिससे वह जहरीली गैस से अलग हो गया। गैस के बीच से ईशान धुंधले ढंग से मैगलन को दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर अकेला खड़ा देख सकता था और उसके पीछे लाल रंग का जहरीला दानव उन्हें खतरनाक नजरों से घूर रहा था। मैगेलन! ईशान उस पर चिल्लाया। सच में, क्या मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं बचाया और फिर भी तुम मेरे दुश्मन बने रहना चाहते हो? ईशान की चीख सुनकर मैगलन खुद को रोक नहीं पाया और उसके पेट को छू लिया। वहां पहले शिरू ने एक जख्म दिया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से अब उसका कोई निशान नहीं था। जब उसकी नींद खुली और उसने वाइस एडमिरल गियोन को यह कहते सुना कि ईशान ने उसे बचाया है, तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि कोई दुश्मन उसे बचा लेगा। अपना सिर हिलाते हुए मैगलन ने अपने भटके हुए विचारों को एक तरफ धकेल दिया और ईशान पर चिल्लाया, मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने मुझे बचाया, लेकिन मुझे अभी भी आपको रोकना होगा। यह मेरा कर्तव्य है। यह आदमी सचमुच जिद्दी है। ईशान ने थोड़ा सिरदर्द महसूस करते हुए कहा। गैस मास्क पहने जयदेव ने दोनों हाथों को क्रॉस करके प्रशंसा से कहा, दरअसल अगर हम इसे दूसरे नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति काफी सराहनीय है। ईशान ने भी यही सोचा, वरना वह मैगलन को बचा ही नहीं पाता। हालांकि मैगलन की रिकवरी क्षमता और हमलों के प्रति प्रतिरोध उसके लिए कुछ अप्रत्याशित था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ईशान द्वारा उसकी 10वीं जीवन शक्ति छीन लिए जाने के बाद भी वह इतनी जल्दी जाग गया, जिससे ईशान की योजनाएं धराशायी हो गईं। ईशान ने शुरू में सोचा था कि इम्पेल डाउन से भागने के बाद मैगलन जाग जाएगा। यह मैगलन का दूसरी बार सामना करने जैसा था। हालांकि ईशान ने यह भी देखा कि वाइस एडमिरल गियोन, जो पहले आए थे, मैगलन के साथ नहीं लड़े। ऐसा लग रहा था कि नौसेना की ओर से थोड़ी चूक हुई थी। ईशान को पता था कि वाइस एडमिरल गियोन को मैगलन के साथ जेल में हुए दंगों को दबाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने एक बात का ध्यान नहीं रखा, एक बार मैगलन की क्षमता सक्रिय हो जाने पर यह न केवल दुश्मनों के लिए बल्कि मित्र सेनाओं के लिए भी एक घातक हथियार बन जाती थी। हालांकि वे जहरीली गैस को अलग करने के लिए गैस मास्क का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जहर को गैस मास्क रोक नहीं सकते थे।
इसलिए वाइस एडमिरल गियोन मैगलन के साथ युद्ध नहीं कर सकते थे। यह एक बहुत बड़ी भूल है। मैगलन की योग्यता ने उसे हमेशा अकेला ही रहने के लिए प्रेरित किया। तुम लोग यहीं रहो, ईशान ने इवानकोव और अन्य लोगों से कहा। फिर उसने अपने ज्वाला पंख फैलाए और मैगलन की ओर उड़ चला। ईशान को अपनी ओर आते देख मैगलन ने इशारा किया और उसके पीछे खड़े विषदानव के हाथ तुरंत आपस में जुड़ गए और ईशान की ओर थप्पड़ मारने लगे। हालांकि ईशान के जानबूझकर किए गए हेरफेर के कारण ज्वाला पंख अचानक तीव्र गर्मी से फट गए। विषदानव के हाथ ईशान तक पहुंचते ही वाष्पीकृत हो गए। चूंकि ईशान अब जहरीली गैस से प्रतिरक्षित था, इसलिए तीसरी मंजिल पर जहरीली गैस का थोड़ा और असर उस पर नहीं पड़ता। हालांकि मैगलन के लिए यह अवांछनीय था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी सबसे शक्तिशाली चालों का भी ईशान पर कोई असर नहीं होता। ईशान बिना तलवार निकाले मैगलन के सामने दौड़ा। हाकी ने सीधे सेनबोनजाकुरा की म्यान से तलवार निकाली और मैगलन के पेट पर जोरदार वार किया। मैगलन को इतनी जोर से मारा गया कि उसका पेट मरोड़ उठा। ईशान ने तो बस शिरु द्वारा उस पर लगाए गए जख्मों को ही ठीक किया था। ईशान द्वारा दिए गए जख्मों का इलाज नहीं हुआ था, इसलिए मैगलन, जो अभी अभी अपनी गंभीर चोटों से उबरा था, जोर से मारा गया और उसे जोर से पसीना आने लगा और वह फिर से घुटनों के बल गिर पड़ा। यह बेकार है। मैगलन ने अपना सिर उठाया, पसीने से लथपथ ईशान की ओर देखते हुए। अगर तुम मुझे फिर से हरा भी दोगे तो भी यहाँ की जहरीली गैस और विष गायब नहीं होंगे। तुम्हें और गैस मास्क नहीं मिलेंगे, इसलिए अगर तुम बच भी गए तो कुछ ही लोग बच पाएंगे, बाकी जहरीली गैस से बच जाएंगे। मैगलन की डेविल फ्रूट क्षमता शुगर जैसी नहीं थी, जहां बेहोश होते ही उसकी शक्तियां नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं। इसलिए अगर ईशान मैगलन को बेहोश भी कर दे तो भी जहरीली गैस और विष मौजूद रहेंगे। यह जरूरी नहीं कि सच हो। ईशान मगरमच्छ की ओर मुड़ा और बोला, चलो एक और रेगिस्तानी तूफान लाते हैं और इस जहरीली गैस को फैलाने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ ने अपना हाथ बढ़ाया और एक और बवंडर इकट्ठा किया, लेकिन हाथ छोड़ते हुए उसने ईशान से कहा, हम जहरीली गैस तो फैला सकते हैं, लेकिन जहर का क्या होगा? और भी आसान, बस इसे थोड़ा पतला कर दो। ईशान ने उंगलियां चटकाईं, इधर उधर देखा और फिर तीसरी मंजिल पर कैदियों द्वारा छोड़ा गया एक हथियार उठाया और उस पर लगा जहर झाड़ दिया। वो दोधारी कुल्हाड़ी थी। उसे पकड़ते ही ईशान के पूरे शरीर में अचानक बिजली सी चमक उठी। बिजली हेरफेर, शक्तिशाली विद्युत धाराएं कुल्हाड़ी पर प्रवाहित हुईं। उच्च तापमान प्रभाव के कारण इसने लोहे की कुल्हाड़ी को तुरंत नरम कर दिया और उसे एक विशाल लोहे के गोले में बदल दिया। ईशान ने बस थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा, लगभग एक अंडे के आकार का। उसने गोली हाथ में उछाली और मैगलन से कहा, ध्यान से देखो, रेलगन जैसे ही। ईशान ने धातु के अंडे को जोर से मारा, उसकी बाह से फिर से शक्तिशाली विद्युत धाराएं बहने लगीं। पहले से भी ज्यादा तेज ध्वनि का विस्फोट हुआ। नेन प्रशिक्षण में ईशान के ग्रैंड मास्टर स्तर के प्रभाव में रेलगन की शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। पहले से भी ज्यादा तेज गति से घूमता हुआ अंडा प्रकाश की एक धारा में बदल गया और टकराया तीसरी मंजिल की दीवार से। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ। इंपेल डाउन की मोटी दीवार अंडे से तुरंत भेद गई, जिससे एक बड़ा सा छेद हो गया। फिर प्रक्षेप्य अपनी प्रबल शक्ति बनाए रखते हुए दीवार को भेदता हुआ बाहर समुद्री जल में समा गया। यह एक सी किंग से टकराया जो रास्ते में तैर रहा था। सी किंग के शरीर को भेदने के बाद यह दूर तक उड़ता रहा। जिस क्षण दीवार में छेद किया गया, बड़े छेद से समुद्री पानी अंदर की ओर बहने लगा,
जो शक्तिशाली पानी के दबाव के कारण तुरंत ही एक जेट में बदल गया। तुम तुम पागल हो। मैगलन यह दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया। इससे पहले जब वह चौथी मंजिल पर था तो ईशान ने उसे दीवार भेदने से रोका था। अब उसने अपनी ही इच्छा से इम्पेल डाउन में छेद कर दिया था, जिससे समुद्री पानी अंदर आ गया था। सब कुछ टाइमिंग का खेल है। ईशान अपनी रेलगन की ताकत से बहुत संतुष्ट था और हंसते हुए बोला, पहले जब मुझे छठी मंजिल पर जाना होता था तो मैं समुद्री पानी अंदर नहीं आने देता था, लेकिन अब मैं जिसे बचाने आया था उसे बचा चुका हूं। इम्पेल डाउन में पानी आए या न आए यह मेरी समस्या नहीं है। मैं यहां मुसीबत खड़ी करने आया हूं, तुम्हें पता है। दरार से समुद्र का पानी बाहर निकल आया, जिससे न केवल जेल की तीसरी मंजिल का फर्श भर गया बल्कि इसका कुछ हिस्सा तीसरी मंजिल के छेद से होकर नीचे चौथी मंजिल तक गिर गया। चौथी मंजिल पर एक विशाल मैग्मा भट्टी थी, जहां साल भर उबलता हुआ मैग्मा मथता रहता था। अब समुद्र का पानी नीचे गिर रहा था, इसलिए भट्टी को जल्दी बुझाना संभव नहीं था। इसके बजाय अचानक भाप का एक उछाल आया जो ऊपर की ओर उठ रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही भाप ने तुरंत असर दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत में मगरमच्छ के रेतीले तूफान ने तीसरे स्तर पर फैली जहरीली गैस काफी हद तक फैला दी थी, लेकिन उसे पूरी तरह से साफ नहीं कर पाया था। अब भाप उठने के साथ बचा हुआ जहर भाप में घुल गया और वापस जहरीली बूंदों में बदल गया। जहां तक जमीन पर मौजूद जहर की बात है, वह सीधे तौर पर समुद्र के बढ़ते पानी से पतला हो गया था। मूल रूप से यह जहर मैगलन की क्षमता से बना था, इसलिए इसकी सांद्रता ज्यादा थी। अगर यह त्वचा को छू भी लेता तो असहनीय दर्द होता। अब समुद्र के पानी से पतला होकर सभी जानते थे कि जब तक वे मूर्खतापूर्वक इस जहरीले पानी के मिश्रण को नहीं पी लेते तब तक वे पूरी तरह ठीक रहेंगे। समुद्र का पानी तेजी से आता देख मगरमच्छ पहले ही रेत में बदल गया और उड़ गया। रेत फल खाने वाला होने के कारण उसे पानी से नफरत थी, इसलिए उसने समुद्र के पानी को छूने से साफ इनकार कर दिया। जयदेव एक मछुआरा होने के नाते समुद्र के पानी का कोई दबाव महसूस नहीं कर रहा था। फिर भी उसने चौथी मंजिल पर इंतजार कर रहे कैदियों को तुरंत ऊपर बुला लिया। हालांकि तीसरी मंजिल पर समुद्र का पानी अभी भी अपेक्षाकृत उथला था, फिर भी उसने सभी को उसमें से गुजरने को कहा। मैगलन के पैर अब समुद्री पानी में डूबे हुए थे। डेविल फ्रूट के सेवन के कारण समुद्री पानी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन था। पूरी तरह डूबे बिना भी यह उसकी कुछ सहन शक्ति को कम कर देता था, जिससे मैगलन पहले से भी कमजोर हो जाता था। जैसे ही कैदी तीसरे स्तर पर पहुंचे तो उन्हें इस दृश्य का सामना करना पड़ा, जिससे मैगलन पर अनियंत्रित हंसी फूट पड़ी। उन्होंने सोचा, मैगेलन, तुम्हारे भी ऐसे दिन आते हैं? हालांकि तीसरी मंजिल पर पानी भर जाने के कारण ललित और अन्य शैतान फल उपयोगकर्ताओं की हालत भी मैगेलन से बेहतर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शैतान फल उपयोगकर्ताओं ने जल्दी से शैतान फल उपयोगकर्ताओं को अपनी पीठ पर उठा लिया और पानी में से होते हुए दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर चल पड़े। आजादी बस पहुंच के भीतर थी। कैदियों के दिलों में एक ज्वलंत जुनून भड़क रहा था। मगरमच्छ आगे बढ़ गया, क्योंकि पानी से भरी तीसरी मंजिल पर एक पल भी और रुकने का उसका कोई इरादा नहीं था। ईशान ने उसकी भावना समझ ली और उसे जाने दिया। जब सभी लोग ऊपर चढ़ गए तो केवल जयदेव, ईशान और ईवा ही मैगलन के सामने खड़े थे। इस समय मैगलन में अपनी क्षमताओं को सक्रिय करने की शक्ति का अभाव था, जिसके कारण वह तीनों मास्टरमाइंडों की उपस्थिति में भी शक्तिहीन हो गया। हम क्या करें? ईवा ने ईशान की ओर मुड़कर कहा। समुद्र का पानी बढ़ता ही रहेगा,
छठी मंजिल को भर देगा, फिर पांचवीं को, और मंजिल दर मंजिल ऊपर की ओर फैलता जाएगा। जल्द ही समुद्र की सतह के सामने वाली परत को छोड़कर पूरा इम्पेल डाउन डूब जाएगा। ईशान, अगर हम मैगलन को यहीं छोड़ देंगे तो वह डूब जाएगा। ईशान ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, उसे साथ ले आओ। जयदेव ने बिना किसी हिचकिचाहट के मैगलन के विशाल शरीर को अपनी पीठ पर उठा लिया। मैगलन कुछ हैरान था। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? बिल्कुल। ईशान ने उसकी तरफ देखा और चलता रहा। हो सकता है कि हमारे किसी साथी को वाइस एडमिरल गियन ने पकड़ लिया हो। तुम्हें बंधक बनाने के लिए ही तो ले जा रहा हूं। ज्यादा मत सोचो। मैगलन चुप हो गया और सोचने लगा कि क्या तीसरे स्तर से निकलने के बाद ईशान और अन्य पर फिर से हमला किया जाए। लगातार 2 बार बचाए जाने के बाद मैगलन जैसे सिद्धांतवादी व्यक्ति को भी नहीं पता था कि इस समय क्या करना चाहिए। हालांकि तभी ईशान ने अचानक कहा, और हाँ, हालांकि मैंने कई कैदियों को रिहा किया है, फिर भी मेरा मानना है कि इम्पेल डाउन का अपना उद्देश्य है। यह डूबा हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है। वार्डन होने के नाते भविष्य में भी आपकी भूमिका हो सकती है। यहां मरना बेकार होगा। ईशान बोलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसलिए मैगलन उसके हाव भाव नहीं देख सका। उसे यकीन नहीं हुआ कि ईशान के शब्द सच्चे थे या नहीं। सच में ईशान के शब्द दिल से निकले थे। इस बार उसने इम्पेल डाउन में जबरदस्ती घुसपैठ की। छठे स्तर के कैदी उसके हाथों मारे गए और 5वें स्तर के बर्फीले नर्क के कैदी भी शायद बच नहीं पाए। ज्यादातर असाध्य अपराधी मारे गए। पहले से चौथे स्तर तक उसने जिन कैदियों को पकड़ा वे उतने जघन्य नहीं थे। ईशान उन्हें संभाल सकता था, इसलिए उसने उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन यदि वे इम्पेल डाउन को खो देते हैं तो भविष्य में मरीन द्वारा पकड़े जाने वाले और भी अधिक खतरनाक समुद्री डाकुओं को रोकने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ईशान का मन साफ था और वह कोई अतिवादी नहीं था। वह समझता था कि मरीन और इम्पेल डाउन दोनों के बुरे पहलुओं के बावजूद उनके सकारात्मक पहलू भी हैं। मैगलन भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि वह एक विरोधी था, उसके अपने सिद्धांत थे और उसे अपने कर्तव्य के प्रति वफादार माना जा सकता था। उसके जैसे किसी व्यक्ति का वार्डन होना अपराधियों के लिए एक निवारक का काम करता था। मुझे रोको, मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। यह बस अलग अलग नजरियों का मामला था। ईशान की नजर में मैगलन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे बचाया नहीं जा सकता था, जिसे मारना जरूरी था। इसलिए उसे फिर से बचाने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन मरीन भी समुद्री डाकू बन सकते हैं। कौन जानता था कि भविष्य में क्या होगा। दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद तीनों को कोई गार्ड नहीं मिला, जो उन्हें अजीब लगा। हालांकि मगरमच्छ और बाकी लोगों को पहले स्तर की ओर बढ़ते देखकर ईशान के समूह ने इस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से उनके पास पहुंच गए। फिर भी पहले स्तर पर पहुंचने पर और कोई गार्ड या जेल गार्ड न पाकर ईशान का समूह हैरान हो गया। क्या उन्हें हम पर घात नहीं लगाना था? ट्राफल्गर लक्ष्य अपनी नौदाची लिए हुए हैरान सा दिख रहा था। यहां कोई क्यों नहीं है? और एक भी जेल प्रहरी नजर नहीं आ रहा। और ऊपर जाकर हम इम्पेल डाउन के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएंगे, नैना ने कहा। शायद वे वहां हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं, वो बात नहीं है। ईशान ने भौहें चढ़ाई। शायद वो सामने वाले तल पर नहीं होंगे। अपना सिर घुमाते हुए ईशान ने मैगलन की ओर देखा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं मैगलन, जब आप तीसरे स्तर की रखवाली कर रहे थे तो आप हमें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि हमें विलंबित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इम्पेल डाउन और मरीन के गार्ड पीछे हट सकें, है ना?
मैगलन भावशून्य रहा, बोलने को तैयार नहीं था। समझ गया, नैना ने ताली बजाई। तीसरे तल पर डैन डैन मुशी जरूर होंगे। उन्होंने शायद देखा होगा कि मैगलन भी हमें नहीं रोक सकता, इसलिए वे सब पीछे हट गए। हाँ हाँ हाँ, मगरमच्छ जोर से हंसा। तो जब हम बाहर निकलेंगे तो शायद नौसेना की बमबारी हमारा स्वागत करेगी, है ना? इवानकोव ने सिर हिलाया। शायद उन्होंने जेल को क्षतिग्रस्त और पानी से भरा हुआ देखा होगा और उन्हें लगा होगा कि यहाँ रहना व्यर्थ है, इसलिए वे युद्धपोतों पर लौट गए। लगता है नौसेना इंपेल डाउन को छोड़कर उसे नष्ट करने का इरादा रखती है। इसे नष्ट करने का मतलब सिर्फ समुद्र की सतह पर प्रवेश परत को नष्ट करना ही हो सकता है, ईशान ने टिप्पणी की। लेकिन पानी भर जाने के कारण हमें अंतः प्रवेश परत पर जाकर छिपना ही पड़ेगा, जिसका मतलब है कि हम बमबारी से बच नहीं सकते। जयदेव ने पूछा, ईशान मेरे दोस्त, तुम्हारी वापसी की योजना क्या है? क्या कोई जहाज हमारा इंतजार कर रहा है? अगर नहीं तो हमें नौसेना के जहाजों पर कब्जा करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। जाहिर है जहाज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भीड़ तो होगी ही। ईशान हंसा। दरअसल जो लोग बच निकले हैं उनकी संख्या मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हमें नौसेना के जहाजों को जब्त करना पड़ सकता है, जयदेव ने सुझाव दिया। नहीं, ईशान ने सिर हिलाया। नौसेना के जहाजों को जब्त क्यों किया जाए? नौसेना के जहाज सिर्फ विश्व सरकार द्वारा निर्धारित समुद्री मार्गों पर ही चल सकते हैं। न्याय के द्वार खुलेंगे या नहीं, इसकी तो बात ही छोड़िए। अगर खुल भी जाएं, तो क्या हम अपनी मर्जी से मरीन मुख्यालय में जाएंगे? यह युद्ध मरीन फोर्ड में नहीं हो रहा था। अगर ईशान और बाकी लोग मरीन मुख्यालय भी जाते तो भी यह व्यर्थ होता। इसलिए ईशान ने शुरू से ही नौसेना के जहाजों पर कब्जा करने का विचार त्याग दिया था। इसमें एनेल द्वारा संरक्षित वह जहाज भी शामिल था जिसे वाइस एडमिरल गियोन ने डुबो दिया था। ईशान ने भागने के लिए उस जहाज का इस्तेमाल करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनके शब्दों ने जयदेव, इवानकोव और कैदियों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया, जिससे वे ईशान की निकासी योजना के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रेरित हुए। हालांकि ईशान ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। इंपेल डाउन के बाहर समुद्र में वाइस एडमिरल गियोन द्वारा लाए गए 5 युद्धपोत अब एक पंक्ति में व्यवस्थित थे तथा उनकी तोपें इंपेल डाउन के प्रवेश द्वार की ओर निशाना साध रही थीं। युद्धपोत इंपेल डाउन से दूर तैनात थे, लेकिन फिर भी तोपों की सीमा के भीतर थे। ईशान और बाकियों का अंदाजा सही था। जब गियोन ने डैन डैन मुशी की निगरानी में देखा कि ईशान ने जेल की दीवारें तोड़ दी हैं, जिससे समुद्री पानी अंदर घुस आया है, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि इंपेल डाउन के अंदर घात लगाना बेकार है। इसलिए उसने निर्णायक कदम उठाया, सतह पर तैनात युद्धपोतों से संपर्क किया और उसे प्रवेश द्वार पर ले जाने के लिए कहा और सभी मरीन और जेल प्रहरियों को जहाजों पर चढ़ने का आदेश दिया। 3 सरदारों क्रांतिकारियों के एक समूह, सबसे खराब पीढ़ी के 4 समुद्री डाकुओं तथा आमतौर पर करोड़ों की इनामी राशि वाले कैदियों के एक समूह के साथ गियोन को खुद भी विश्वास नहीं था कि वह उन्हें रोक पाएगी। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, ईशान और अन्य लोगों से निपटने के लिए नौसेना की तोपखाने की मारक क्षमता पर निर्भर रहना। हालांकि इस दृष्टिकोण से ईशान और अन्य शक्तिशाली ग्रहों के ऊपर से उड़ान भरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनकी संख्या कम होगी और गियोन को केवल सीमित संख्या में व्यक्तियों से निपटना होगा। इसके विपरीत नौसेना की बमबारी प्रवेश स्तर पर बंद कैदियों के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकती थी। हालात इस हद तक पहुंच चुके थे
और गियोन बस यही कर सकती थी कि वह इसकी भरपाई करे और हालात को संभाले। वह ज्यादा कैदियों को भागने नहीं दे सकती थी। युद्धपोतों पर नौसेना के सैनिक तोप के गोले लाद रहे थे, खुद को तैयार कर रहे थे, जबकि एनेल को सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ी से जकड़ा गया था, उसे डेक पर छोड़ दिया गया था, हमेशा गियोन की नजर में। हम मूर्ख औरत। बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद एनेल के मुंह से किसी को भी नहीं बख्शा गया और उसने गियोन पर व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की बमबारी से कोई फायदा होगा? गियोन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। एनेल बोर हो गया और खुद को ताने मारने से रोक नहीं पाया। वाइस एडमिरल मस्तूल के शीर्ष पर तैनात एक नौसेना सैनिक दूरबीन से इम्पेल डाउन की स्थिति का अवलोकन करते हुए अचानक चिल्लाया, प्रवेश द्वार पर आकृतियां दिखाई दे रही हैं। कैदी बाहर आ गए हैं। यह सुनने के बाद गियोन ने भी अपनी दूरबीन उठाई और देखा, और प्रवेश पुल पर कई आकृतियां देखीं। हालांकि इस समय इम्पेल डाउन के आसपास का समुद्र खाली था, इसलिए जब ये आकृतियां दिखाई दीं तो वे काफी घबराई हुई दिखीं। गियोन ने हल्के से मुस्कुराकर हाथ हिलाया, बमबारी शुरू करो। धमाका। उसके आदेश पर पांचों युद्धपोतों ने एक बार फिर एक साथ गोलाबारी शुरू कर दी। शायद कई शक्तिशाली नौसेनाओं के लिए ऐसी तोपों की बमबारी बेअसर रही होगी, लेकिन वास्तव में नौसेना की तोपें समुद्र पार के समुद्री डाकुओं से निपटने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार थीं। आखिरकार शक्तिशाली नौसेनाओं की संख्या सीमित थी और ज्यादातर समुद्री डाकू शारीरिक रूप से मजबूत साधारण लोग ही थे। शक्तिशाली तोपों की मार का सामना करने पर वे भी उड़ जाते या प्रतिरोध करने में असमर्थ होकर मारे जाते। नौसेना का तोपखाना हमेशा से अपनी सटीकता के लिए जाना जाता रहा है। दर्जनों तोप के गोले लगातार इम्पेल डाउन पर बरस रहे थे, जिससे समुद्र की सतह से ऊपर उठे महल से बड़ी संख्या में आग के गोले और धुआं उठ रहा था। चट्टानें टूटकर चारों दिशाओं में उड़ रही थीं, जिससे एक अद्भुत दृश्य बन रहा था। अगर नौसेना इसी तरह बमबारी करती रही तो इम्पेल डाउन की समुद्री सतह पर बना किला जल्द ही तबाह हो जाएगा। तब तक अगर भागे हुए कैदी बमबारी में नहीं भी मरे तो भी वे समुद्र में गिर जाएंगे। यह इलाका एक शांत क्षेत्र है और इम्पेल डाउन सी किंग्स के घोंसले पर बना है। जो लोग पानी में गिरेंगे उन्हें जल्द ही विशाल सी किंग्स निगल जाएंगे। लेकिन गियोन ने अचानक दो आकृतियां आकाश में उड़ती देखीं। उनमें से एक काले ज्वालाओं वाले पंख फहराते हुए स्वाभाविक रूप से ईशान था, जबकि दूसरा मगरमच्छ। उसका निचला शरीर रेत में बदल गया और ईशान के पीछे पीछे नौसेना के युद्धपोतों की ओर उड़ता हुआ चला गया। समुद्री प्रिज्म पत्थर के जाल तैयार करो। गियोन ने तुरंत आदेश दिया, जब वे युद्धपोतों के करीब पहुंच जाएं तो उन्हें तुरंत लॉन्च कर दो। आदेश सुनने के बाद रॉकेट लॉन्चर लिए हुए कई सैनिक प्रत्येक युद्धपोत पर दिखाई दिए और अपने कंधों को नीचे झुकाकर आकाश की ओर निशाना साध रहे थे। गियोन नौसेना के स्टाफ विभाग में काम करती थी, किसी अग्रिम पंक्ति की लड़ाकू इकाई में नहीं। इसलिए उसे सीधा टकराव पसंद नहीं था। वह अपने फायदे के हिसाब से सामरिक युद्धाभ्यास करने में माहिर थी। अब वह पूरी तरह से तैयार थी, इसलिए दो सरदारों के आने की जानकारी होने के बावजूद उसे कोई चिंता नहीं थी। हालांकि जब ईशान और बाकी लोग पास आए तो गियोन ने साफ देखा कि ईशान क्या पकड़े हुए है और वह अचानक चौंक गई। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी ऊपर उठाकर नौसेना के सैनिकों को इशारा किया कि वे अपनी गोलियां न चलाएं, क्योंकि उसने देखा कि ईशान वास्तव में मैगलन को लाया था। इस समय मैगेलन के विशाल शरीर को ईशान अपनी कमर की बेल्ट से बंधे एक हाथ से ऊपर उठाए हुए था। मैगेलन की कलाई में समुद्री प्रिज्म पत्थर की हथकड़ियां बंधी हुई थीं।
यदि नौसेना के समुद्री प्रिज्म स्टोन नेट लॉन्च किए गए तो न केवल ईशान और मगरमच्छ नीचे गिर जाएंगे बल्कि मैगलन भी संभवतः समुद्र में गिर जाएगा। यह ठीक इसलिए था क्योंकि मैगलन ने तीसरे स्तर पर गियोन के लिए समय खरीदा था, जिससे वह नौसेना और जेल प्रहरियों के साथ युद्धपोत पर वापस जा सकी। गियोन इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। अब जब मैगलन हारकर ईशान के हाथों में पड़ गया है तो गियोन को उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर उन सबको समुद्र में फेंक दिया जाए और सैनिक मैगलन को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े तो क्या यह कारगर होगा? गियोन ने सोचा, लेकिन उसे यकीन नहीं था। क्या होगा अगर वे तीनों पानी में पहुंच जाएं और सी किंग्स से भिड़ जाएं? हो सकता है कि वे सैनिक सी किंग्स से निपट न पाए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, ईशान ने मानो उसके मन की बात भांप ली और बोला, चिंता मत करो, तुम मैगलन को नहीं बचा पाओगी। अगर हम पानी में गिर गए तो मैं सबसे पहले मैगलन को नीचे खींच लूंगा। बेहतर होगा कि आप चीफ वार्डन मैगलन को छोड़ दें। गियोन ने ईशान की ओर देखा और कहा, वरना। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही ईशान ने हाथ हिलाकर उसे टोकते हुए कहा, क्या ये धमकियां काम की हैं? अगर मुझे तुम्हारी नौसेना से डर लगता तो मैं इंपेल डाउन नहीं आता। तो चलो बात करते हैं। आप कैसे बातचीत करना चाहते हैं? गियोन गुस्से से भर गया और ठंडे स्वर में पूछा। यह आसान है। मैं मैगलन को वापस कर सकता हूं, लेकिन मेरे क्रूमेट तुम्हें भी उसे वापस करना होगा। ईशान ने गियोन के पीछे एनेल की ओर इशारा करते हुए कहा, हालांकि वह आदमी घमंडी है, फिर भी वह मेरा कर्णधार है। तुम उसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते। हम ईशान की बात सुनकर एनेल ने अपना सिर घुमा लिया। गियोन ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप उसे पहले रिहा कर सकते हैं। हालांकि ईशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं, लेकिन 1 घंटे में। तुम्हारा क्या मतलब है? गियोन थोड़ा हैरान था। इसका मतलब बिल्कुल वही है जो लिखा है। 1 घंटे में मैं तुम्हारे साथ बंधकों की अदलाबदली करने वापस आऊंगा, ईशान ने कहा। लेकिन इस 1 घंटे के अंदर तुम्हारे युद्धपोतों को हम पर गोली चलाने की इजाजत नहीं है, समझे? 1 घंटे के अंदर कोई गोलीबारी नहीं। गियोन ने आंखों में चमक भरकर ईशान की तरफ देखा, सोच रही थी कि उसका क्या मतलब है। क्या ऐसा हो सकता है? उसे एक स्थिति का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि ईशान का युद्धपोतों पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में कैदियों की अदलाबदली के अलावा ईशान को नौसेना से एक युद्धपोत भी मांगना चाहिए था। हालांकि उसने युद्धपोत की मांग नहीं की, बल्कि 1 घंटे का समय मांगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ईशान के पास कोई बैकअप प्लान था। उसके पास शायद कोई और जहाज इंतजार कर रहा था और शायद वह पीछे चल रहा था, इसलिए पहुंचने में 1 घंटा और लग रहा था। जैसे ही उसे बात समझ आई, गियोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है। आपके अनुरोध के अनुसार 1 घंटे के भीतर नौसेना इंपेल डाउन पर हमला नहीं करेगी। तब आप बंधकों की अदलाबदली के लिए आ सकती हैं। संतुष्ट होकर ईशान ने सिर हिलाया और मगरमच्छ तथा मैगलन के साथ वापस उड़ गया। उनके उड़ जाने के बाद नौसेना के एक रियर एडमिरल ने कुछ चिंता के साथ गियोन से संपर्क किया और पूछा, वाइस एडमिरल, क्या हम वास्तव में उन्हें बैकअप जहाज के लिए प्रतीक्षा करने के लिए 1 घंटा दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। गियोन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और निर्णायक रूप से कहा, यह बात फैला दो कि सभी युद्धपोतों को आसपास के पानी पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। जैसे ही कोई जहाज पास आए, उसे घेर लो।
कैदियों की अदलाबदली पूरी होने के बाद उनके जहाज़ों को तुरंत डुबो दो। यह सुनकर रियर एडमिरल की आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत उत्साह से सलामी देते हुए कहा,